हेलो, वेलकम एवरीबॉडी। सबको आवाज आ रही है मेरी? आई एम पासिंग ऑन द गुड माइक। इवनिंग। क्या हाल है आयुष, कैसे हो? 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन वॉइस आ रही है। हाँ, फर्स्ट क्लास एकदम। हाँ तो ठीक है, सर स्टार्ट करिए आप। और क्या हाल है सबके? होप एवरीबॉडी हैविंग अ ग्रेट वीकेंड। सर अफसोस है कि मंडे को बंद रहेगा बस। क्या मंडे को क्या है, बंद क्यों रहेगा? अभी हम लोग बीटीएसटी नहीं कर सकते थे ना, इस वजह से। क्या मंडे को क्या चीज है? अरे वो सेल नहीं कर सकते थे ना, फ्राइडे को बाय जो किए थे हम लोग। क्यों? कहाँ फंड आता? क्या था? फंड नहीं आता ना। अच्छा, दैट वे। ओके ओके, कोई छुट्टी तो नहीं है ना मंडे को? हाँ, नहीं नहीं। हाँ, डरा दिया तुमने मेरे को यार ऐसी। ओके, तो हमारे टॉपिक्स जो थे, एक सेकेंड। फिजिकोलॉजी पे था सर। सबसे पहले तो भैया साइकोलॉजी की बात करेंगे हम कि स्टॉप लॉस कैसे लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। और ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि हम लोग बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से ट्रेड्स ले लेते हैं कि इसमें मैं पैसे लगा रहा हूँ और इसमें तो खूब ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए मैं इसमें खूब सारे पैसे लगा देता हूँ। दैट इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। एक न्यू ट्रेडर हमेशा यही सबसे बड़ी गलती करता है कि वो जितने पैसे होते हैं उसके पास अवेलेबल वो सारे एक स्टॉक में डाल देता है, ये सोच के कि उसका स्टॉप लॉस हिट हो ही नहीं सकता। उसको तो कल 5%, अगले दिन 20% और तीसरे दिन 40% गेन होगा और वो निकल जाएगा। दैट इज व्हाट दे थिंक कि एनीथिंग दैट दे आर इन्वेस्टिंग इन इज गोइंग टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड। जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, चाहे वो 1,000 रुपए का हो, चाहे 10,000 रुपए का हो, चाहे वो 10 लाख रुपए का हो, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी कि व्हाट इज माय टेक्निकल एसएल लेवल। कि ओके, मेरा टेक्निकल एसएल इसमें 10% का बन रहा है या 12% का बन रहा है। सो यू हैव टू अग्री टू टेक द एसएल इन योर माइंड इफ यू आर अग्रीइंग टू टेक द टारगेट। मतलब अगर आपको कोई स्टॉक दिख रहा है 100 रुपए का है और उसमें 10 रुपए का एसएल है और टारगेट 150 रुपए का है, 150 रुपीज टारगेट, 10 रुपए एसएल, 90 रुपीज एसएल है और 100 रुपीज का स्टॉक है। तो अब आदमी ये तो देख रहा है कि वो 100 का 150 हो जाएगा, तो मैं 100 रुपए डालूंगा तो 150 हो रहे हैं, लाख रुपए डालूंगा तो 1.5 लाख हो जाएंगे। पर वो ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहा कि वो 1 लाख से 90,000 भी हो सकते हैं। नाउ द थिंग इज कि व्हेन दे सी स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स, वो उसमें सारे पैसे डाल देते हैं अपने एक ही बारी में कि अच्छा 4 लाख पड़े हैं, चार के चार डाल दो इसमें। एंड तो वो उनको बस ये दिख रहा है कि 50% गेन्स होंगे इसमें, कि मैं चार डालूंगा और वो छह बन जाएंगे। बट उसमें जो 10% का स्टॉप लॉस है, वो उसको कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं कि मैं 4 लाख डालूंगा तो 40,000 तक का लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे बड़ा हमारा ब्लाइंड स्पॉट ही यही होता है कि हम टारगेट्स तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अच्छा टारगेट हिट होगा तो इतना बड़ा प्रॉफिट होगा मुझे, बट वी नेवर कैलकुलेट कि स्टॉप लॉस हिट होगा तो कितना लॉस होगा मुझे उस ट्रेड में। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और एक बारी अगर आप ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस के हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि इतना एक्चुअल लॉस होगा मुझे, तो आपकी पोजीशन साइजिंग ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी कि अच्छा, मैं 10 लाख डालने वाला था लेकिन 10% का स्टॉप लॉस है तो मुझे 1 लाख का लॉस हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 लाख रुपए डालता हूँ। या मैं, और दूसरा कोई मतलब मेरे साइज का कोई होगा छोटा आदमी, तो वो देखेगा कि अच्छा मैं इसमें 1 लाख रुपए थे मेरे पास, सारे ना डाल के मैं 20,000 डालता हूँ या 15,000 डालता हूँ। बिकॉज लॉस की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही है जितनी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है। नोबडी कैन टेल यू अ ट्रेड कि अच्छा इसमें तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव होना है, स्टॉप लॉस लगेगा ही नहीं। जितनी पॉसिबिलिटी आपकी प्रॉफिट होने की है, टारगेट हिट होने की है, मैं तो कहता हूँ उससे थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी है
स्टॉप लॉस हिट होने की। तो स्टॉप लॉस अगर आप पहले कैलकुलेटर पे एक बार कैलकुलेट कर लोगे कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो जितने पैसे मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उसमें से कितना लॉस होगा, वो नंबर देखते ही आपकी पोजीशन साइजिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। आप ओवर इन्वेस्ट नहीं करो। इफ इट मेक्स एनी सेंस, प्लीज कुछ लिख दो डिस्कशन ग्रुप में, सो दैट आई नो कि पीपल आर लिसनिंग एंड इट इज मेकिंग सेंस। तो स्टॉप लॉस खुशी खुशी तभी ले सकता है आदमी जब उसकी पोजीशन साइजिंग उसके कंट्रोल में हो। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरा ट्रेडिंग कैपिटल लेट्स से 1 लाख रुपीज का है, तो मैं अगर एक ट्रेड लेता हूँ 1 लाख रुपए के कैपिटल से, कि मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ और पूरे 1 लाख उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो उसमें स्टॉप लॉस जब लगेगा तो वो 10,000 रुपीज का लगेगा। लेट्स से 10% का स्टॉप लॉस है लॉजिकल लेवल। तो फॉर अ पर्सन हु हैज 1 लाख रुपीज कैपिटल, उसके लिए 10,000 रुपीज इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स 10% ऑफ हिज होल कैपिटल। एट द सेम टाइम इफ आई थॉट कि ओके मेरा ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख का है, तो आई विल टेक वन ट्रेड फॉर 10,000 रुपीज, आई विल टेक 10 ट्रेड्स एंड उसमें से कुछ का स्टॉप लॉस लगेगा, कुछ पे टारगेट्स जाएंगे। तो मैं एक ट्रेड में 10,000 रुपए डालता हूँ, और जब 10,000 रुपए वाले एक ट्रेड में उसका 10% का स्टॉप लॉस लगेगा तो उसको 1,000 रुपीज का लॉस होगा। एंड 1,000 रुपीज लॉस फॉर अ पर्सन हु हैज अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज इज नॉट अ बिग डील, बट at the same time, in another trade, he will make a profit of 3-4 thousand rupees. So it gets covered from one trade to the other. अब मेकिंग सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही होती है हम लोगों की जब हमसे स्टॉप लॉस नहीं लिया जाता, इज बिकॉज हमने ओवर इन्वेस्ट कर दिया उस स्टॉक में, और अब वो जो लॉस है वो इतना बड़ा हो गया है कि मुझसे एग्जिट एग्जिट ही नहीं किया जा रहा, इस होप में दैट इट विल रिकवर, because many times it happens we exit on a stop loss and next week it is again 5% up, maybe couple of weeks later it falls down even more. But the main problem is ki we have to see according to our overall capital how much capital we are investing in one trade. All right, I'll try to say everything in English as well, it becomes difficult sometimes. So for taking stop loss psychology is basically that we don't take position sizes as per our pocket. We take position sizes of our a bigger percentage of our capital than we can afford. Every time we take a trade, make sure to calculate how much loss it would be if you have to take the stop loss. We all calculate how much profit we will make if we hit the target, but we never calculate how much loss it will make if we hit the stop loss. So before taking an entry, understand what is a stop loss, and if you calculate how much loss it will be if you take a stop loss on that trade, you will always make a position size accordingly. All right, so I think is there any इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है, anybody any questions about this topic? Basically position sizing का सारा खेल है, it all depends on your position sizing. If your position sizing is according to your pocket, a stop loss will not bother you. If a position sizing is absolutely wrong, you are putting in 30, 40, 50% of your capital in one position, you will never be able to take the stop loss because it will be too big in ratio to your whole capital. ओके, सो आई थिंक इस टॉपिक के बारे में सबको समझ आ गया होगा, जितना बेसिक समझा सकता था मैं। इफ देयर एनी मोर क्वेश्चंस अबाउट दिस वी कैन टॉक मोर अबाउट इट। इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन थोड़ी देर बाद देखते हैं। हाउ टू डिसाइड एग्जिट इन स्टॉक्स। ओके, सो हम लोग ओके वांटेड टू कंफर्म एवरीथिंग, एवरीबॉडी कैन सी द स्क्रीन राइट? सबको चार्ट दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा परफेक्ट। ओके, सो है। लेट्स से पॉलीकैप, ये पॉलीकैप का चार्ट है
ऐसे ही खोला है मैंने जस्ट, बट इसमें अब मैं ईएमए स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ स्टॉक्स को ट्रेल करने के लिए। अब स्टॉक्स को ट्रेल अगर हम करते हैं किसी भी ईएमए के साथ, ये अभी 5, 10, 20, 27 और 50 लगी हुई है। इसको मैं सिर्फ एक काम वाली कर देता हूँ, 20 एंड 10। ओके, तो पॉलीकैब का ये मंथली चार्ट है। अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हो किसी भी स्टॉक को, तो आपको मंथली चार्ट्स देखने हैं। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, you should base your decisions on monthly time frame chart, not weekly, not daily. You just have to concentrate on monthly. If you are concentrating on monthly, आपकी investment period minimum to minimum 1 to 2 years होना चाहिए। उस आउटलुक के साथ अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो, तो आप मंथली चार्ट पे कंसंट्रेट करोगे। अब मंथली चार्ट में इफ वी सी, द वाइट लाइन जो है, ये 10 EMA है। EMA is basically average of last candles. 10 EMA is average of last 10 candles. 20 EMA is average of last 20 candles. बहुत ही मतलब ऊपर ऊपर से जस्ट बेसिक आइडिया, इट्स नॉट एग्जैक्टली एवरेज, एक्सपोनेंशियल एवरेज है, और भी बहुत सारी चीजें जाती हैं उसमें, बट अंडरस्टैंड दैट इट वर्क्स लाइक एन एवरेज अमाउंट ऑफ द प्रीवियस कैंडल्स। सो अगर मैं पॉलीकैब में इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैंने समझ लो ये ब्रेकआउट की वेट करी थी। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था इस कैंडल पे, और जूम कर लेते हैं इसको हम। यहाँ पे इस कैंडल पे एक मंथली ब्रेकआउट आया यहाँ पे एट अराउंड 1182, एंड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आई एंटर्ड हेयर फॉर लेट्स से 2-3 years टाइम। तो व्हाट आई एम सीइंग कि ऑल राइट, द स्टॉक इज अबव 10 EMA, above 20 EMA. If it comes below 10 EMA, I will do partial exit or I will completely exit. 10 EMA is my trailing stop loss. It पिछले महीने उसने 10 EMA को टेस्ट किया, इस महीने वो 10 EMA के ऊपर चला गया। और थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। इस महीने 10 EMA के ऊपर चला गया, उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, द पर्सन इज इन्वेस्टेड 6, 7, 8, एंड देन ही सीज रेड कैंडल, नीचे आ गया प्राइस। प्राइस इस महीने टॉप पे गया था 2008 रुपीज, इस महीने बॉटम पे आया है 1762। बट ईएमए कहाँ पे, ईएमए तो हमारी 1470 पे है। सो एक्चुअल सपोर्ट इज हेयर। यहाँ तो ऊपर नीचे करेगा तो यू कैन, इट्स ऑल राइट, कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इसको देखो तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है इसने अगले महीने इस हॉरिजॉन्टल लेवल का। तो ठीक है, इ- चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। नाउ द पर्सन इज सेइंग कि ओके द स्टॉक इज नाउ साइडवेज, उसी रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है, एंड इस महीने आके उसने 10 EMA का ब्रेकडाउन दे दिया। तो वेयर डिड दैट पर्सन एंटर? वो घुसा था यहाँ पे 1184 पे, और वो एग्जिट कहाँ पे हुआ? कैंडल क्लोजिंग की वेट भी करी अगर उसने, तो 2200 करीब वो निकला। तो दैट इज अ ह्यूज गेन इन हाउ मच टाइम he entered as based on long term investor, and long term investor के हिसाब से ऑलमोस्ट 1.5 years, 17 months, 17 months में 10 EMA ब्रेक नहीं हुआ था। तो 17 months तक उसने अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी, अच्छा गेन किया। कितना गेन किया? इधर घुसा, इधर अगर मिनिमम से मिनिमम 80% गेन है। So for long-term investors, monthly time frame, see which EMA the stock is working on, और उसके हिसाब से आप एंट्री और एग्जिट्स ले सकते हो। अब सिमिलरली यहाँ पे उसने एग्जिट किया था, बट अगले महीने उसने देखा कि वापस 10 EMA के ऊपर आ गया है, तो दिस इज अगेन एन एंट्री ट्रिगर। यहाँ पे वो फिर से एंटर कर सकता है कि ओके नाउ अगेन इट इज अबव 10 EMA, आई विल एंटर अगेन एंड राइड इट टिल इट ब्रेक्स 10 EMA अगेन। और 10 EMA कहाँ जाके ब्रेक हुआ है देखो अब इसका, इधर जाके एट 4500 ही वुड हैव एंटर्ड एट 2300, और वो 4500 पे जाके ब्रेक हुआ है। अगर आप ये सोचो कि मुझे एकदम टॉप पे बेचना है,
कि ये रेड कैंडल बननी शुरू हुई थी, मैंने यहीं पे क्यों नहीं बेच दिया, ये मेरे को कैसे पता चलेगा। अब सी, दिस इज अ ट्रेडर माइंडसेट कि मुझे टॉप्स एंड बॉटम्स पकड़ने। इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं सोचते, और अगर सोचते हैं तो वो इन्वेस्टर्स नहीं है, वो ट्रेडर्स हैं। तो आपने यहाँ पे एंट्री करी थी जब ये 2200 ईएमए बेस्ड, और आपने 4500 पे एग्जिट कर दी, मोर देन 100% गेन। और अगेन अगले महीने उसने क्या किया, फिर से 10 ईएमए ब्रेकआउट दे दिया, तो आप फिर से एंटर हो गए, और अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन इट इज रेडी। अब ये स्टॉक तो बहुत अच्छा पैटर्न में है फ्रेश एंट्री के लिए भी। सो दिस इज द बेसिक आइडिया फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अब इफ वी टॉक अबाउट ट्रेडर्स कि हमें मिड टर्म इन्वेस्टिंग या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, तो वी कैन डू द सेम थिंग बट ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। वी कैन डू दैट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो कि ये 10 और 20 के तो ऊपर नीचे चल रहा है, और कोई खास इसमें एक सिंगल ईएमए इन दोनों में से तो कोई काम कर नहीं रही है। सो वी गो टू 27, वी गो टू 50। ऑल राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये स्टॉक 27 और 27 के साथ अच्छा काम किया है, 50 के साथ तो बहुत ही बढ़िया किया है, मतलब 50 के तो ऊपर ही रहा है, सिर्फ यहाँ पे नीचे गया है। इसके बाद जब 50 के ऊपर गया है तो इट हैज स्टेड अबव 50 टिल दिस बिग ड्रॉप। 50 ब्रेक हुआ, यहाँ पे निकला। अब फॉर अ स्मॉल इन्वेस्टर, वो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, देख रहे हो आप, दैट इट इतना बड़ा फॉल आया, उसके बाद यहाँ पे आपको यू डोंट नो कि वापस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। बट देन दिस सिंगल कैंडल broke all three EMAs 10, 27 and 20। और ये यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री थी, 4700 पे। उसके बाद स्टॉक अब 6700 पे है, इन जस्ट अ फ्यू वीक्स। टेक्निकली कितने हफ्ते में, इस हफ्ते में हम एंट्री करे होते, और आज तक ये 29 वीक्स हुए हैं, अबाउट हाफ अ ईयर। सो EMAs is what I use. Can you guys hear me? Yes, yes. ओके, HVG कह रहे हैं कि वॉइस नॉट कमिंग। ओके, सो मीडियम टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स कैन यूज वीकली टाइम फ्रेम, उसमें 10, 20, 27, 50 ईएमए यूज करके दे कैन कीप ट्रेलिंग। आप कभी ये मत सोचो कि मुझे ऊपर बुक करना है, कि अच्छा इतना हो गया बुक कर दूं क्या, इतना हो गया बुक कर दूं क्या, इतना हो गया बुक कर दूं क्या। आपका जो कैप्चर्ड लेवल है ना, जितना अमाउंट गेन आप कैप्चर कर चुके हो, वो ईएमए है जिसके साथ आप ट्रेल कर रहे हो। तो स्टॉक माइट बी एट 6143, बट योर सेफ्टी इज एट 5400, कि यहाँ तक मैं कैप्चर कर चुका हूँ, इसके नीचे आएगा तो मैं बुक कर लूंगा। ये भी साथ साथ बढ़ते जाएगा प्राइस। पर ऐसा नहीं है कि कभी आपको टॉप पे ईएमए चिल्ला के बोलेगा कि बुक कर ले बुक कर ले। आपको इंडिकेशन मिलेंगे कि ओके ईएमए ऊपर की तरफ जा रहा था, बट अब साइडवेज हो गया है। साइडवेज होना कहाँ शुरू हुआ, 1, 2, 3, 4, इस जगह पे करीब साइडवेज हो गया ये जो 3, 4 महीने की फॉल आई है, 3, 4 वीक की, तो यहाँ पे साइडवे हो गया है। इसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट कि ओके नाउ इट माइट ब्रेक। अब ये ब्रेक की है, तो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो यहाँ एग्जिट ले सकता था कि 10 ईएमए ब्रेक हो गया, मैं 10 ईएमए के साथ ट्रेल कर रहा था, और मैं यहाँ पे एग्जिट ले रहा हूँ और अपना प्रॉफिट लेके घर जा रहा हूँ। अब सेकंड, उसके अगले हफ्ते आप क्या देखोगे कि और फॉल आई, 27 ईएमए तक टेस्ट हुआ, और उसके बाद फुल्ली रिवर्स हो गया स्टॉक। ग्रीन कैंडल बन गई, जब ये नीचे था तो ऑब्वियसली ये रेड कैंडल थी, और ये ग्रीन कैंडल बन गई, हैमर कैंडल बन गई, और 10 ईएमए के भी ऊपर क्लोज हुई। सो दिस वाज अगेन अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट, यहाँ पे एंट्री ले लेते तो अच्छा पॉइंट था। बट उसके बाद अभी स्टॉक साइडवेज ही है, कोई बहुत बड़ा मूव आया नहीं। बट इट बहुत अच्छा लग रहा है ये स्टॉक, 10 ईएमए के ऊपर ऊपर चल रहा है। नीचे भी आया था, तो बहुत स्टेबल तो नहीं है 10 ईएमए, बट 20 ईएमए के साथ और 27 ईएमए के साथ अच्छा काम कर रहा है। सो दिस इज हाउ डे वी। पे बेस्ट। हेलो। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था सर कि डे पे बेस्ट है, और ये फोर्थ वेव करेक्शन इसका हो चुका है सर, अब ये हाईली ऊपर ही जाएगा। फिफ्थ वेव इसका हाँ, कम लग रनिंग में लग है, तो तो ये बहुत ऊपर अच्छा ही रहा है, जाएगा। लग तो बहुत अच्छा जी रहा है सर, ये अच्छा है। पॉलीकैब। इसको डे पे भी देखते हुए, डेली टाइम फ्रेम में ईएमएस के साथ तो नहीं काम कर रहा है, पर सेटअप बहुत अच्छा है इसका, बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन में है। देखते हैं कब फायर करता है इसमें। अब ये जैसे हॉरिजॉन्टल लेवल हम ये मार्क करके रख सकते हैं
मार्क करके और छोड़ दो। इसके ऊपर क्लोजिंग आते ही आप इसमें घुस सकते हो। 6906 सिंपल सेटअप है। ओके, तो इस टॉपिक के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन हो कि एग्जिट कैसे करते हैं, जो नहीं कवर किया हो हमने। इफ यू आर लुकिंग फॉर कि मेरे को टॉप पे एग्जिट मिलेगा, वो कभी नहीं मिलेगा। टॉप पे एग्जिट किसी को नहीं मिलता है, वो सिर्फ तुक्के से मिलता है। आइडिया लग जाता है कि अच्छा मेरा आई एम सेटिस्फाइड विद द गेन्स और मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ। तो टॉप पे एग्जिट लेना इज मोर ऑफ अ फ्लूक। कोई भी नहीं बोल सकता कि ये टॉप है और कोई भी नहीं बोल सकता कि ये बॉटम है। और सर उसके लिए गन फैन यूज कर सकते हैं यदि जिसको टॉप पे बुकिंग करनी है तो, डायगोनल डायगोनल वो सपोर्ट की वजह से। कर सकते हैं, पर अगेन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना कि वो काम करेगा ही करेगा। हाँ ये भी सही कह रहे हैं कि ब्रेकआउट भी कर सकता है उसको। हाँ वही ना, मतलब कोई भी आप फिबोनाची रेजिस्टेंसेस देख लो, गन गन फैन के रेजिस्टेंसेस देख लो, वो वहां पे सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके आगे ब्रेकआउट भी तो दे ही सकता है ना। हाँ हाँ ये भी सही कह रहे हैं सर, कंफर्मेशन 100% तो नहीं कह सकते ना कि कभी हाँ भी ये आप ये बेस्ट नहीं है कह यहाँ सकते पे कि ये बुकिंग करना। टॉप है। कोई भी अगर आपको बोल रहा है यस कि ये सर। टॉप हो गया है इसका, तो वो उसका एस्टिमेट है, वो उसका आइडिया है कि यहाँ पे इसको हॉल्ट लेना चाहिए, यहाँ से वापस नीचे जाके फिर से दोबारा ऊपर जाएगा। वो सब दीज आर ऑल कैलकुलेशंस एंड आइडियाज, नथिंग इज गारंटी। If you are a long-term investor, you can keep trailing with EMA. Even if you are a short or mid-term investor, EMA level strategy is a good strategy, जिससे आप एक decent gain book कर सकते हो। और जब वो ब्रेक होगा ना, तो आपको इतना दुख नहीं होगा कि अच्छा उसने जब EMA तोड़ ही दिया है, then I should exit. Because if it has broken 10 EMA, then there are high chances that it will go to 20 EMA and then bounce back. Because usually ऐसे ही होता है, जब एक EMA ब्रेक होता है तो प्राइस अगले ईएमए तक जाता है और फिर बाउंस बैक लेता है। अगला भी टूट जाए तो उसके अगले तक जाता है, बिकॉज ईएमएस तो बहुत सारी हैं। तो आप इट इज अ लॉजिकल एग्जिट। मैंने ईएमए ब्रेक्स तो एक लॉजिकल एग्जिट है कि यहाँ पे निकल जाते हैं, वापस ब्रेकआउट देगा तो फिर से घुस जाएंगे। कोई मतलब ऐसा थोड़ा ना है कि एक स्टॉक अगर आपने बेच दिया तो आप उसको दोबारा कभी खरीद ही नहीं पाओगे। सो ये टॉपिक था हमारा अबाउट हाउ टू एग्जिट स्टॉक्स। कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन। ओके, सो कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन पूछा था मुझसे कि कितना लार्ज कैप, कितना मिड कैप, कितना स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस इज अ क्वेश्चन बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और जो ट्रेडर्स हैं, बेसिकली ज्यादातर लोग जो यहाँ पे हैं, उस उनको यूजुअली ज्यादातर गेन स्मॉल कैप में मिलते हैं, बिकॉज स्मॉल कैप कंपनीज हैव मच बिगर पोटेंशियल टू ग्रो एक्सपोनेंशियली इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। कम टाइम में 40-50% गेन देना निफ्टी के स्टॉक्स के बस की बात नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ एक्सट्रीमली लार्ज कैप स्टॉक टू मूव 50-60-100% इन अ फ्यू मंथ्स। बट वही काम एक स्मॉल कैप स्टॉक मंथ्स तो क्या, कुछ वीक्स में कर सकता है। तो जो हाई गेन और हाई रिस्क वाले स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप है। मिड कैप समवेयर इन बिटवीन आता है कि उसमें रिस्क थोड़ा सा कम है स्मॉल कैप से, बट उसमें भी गेनिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है। और लार्ज कैप होते हैं कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी कंपनीज, बहुत ही मतलब जिनको मैं बोलता हूँ गोल्डन कंपनीज, कि गोल्डन कंपनीज में इन्वेस्ट करके एंड यू कैन कंटिन्यू डूइंग SIP इन देम। जब भी एक्स्ट्रा पैसे हो आप उसमें डाल दीजिए। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि लेवल अच्छा है कि नहीं है, बिकॉज यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड यू आर थिंकिंग इन द टर्म्स ऑफ years, not months or weeks. So when it comes to diversification for a long term investor, I would suggest, this is my personal opinion, बहुत लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, but I would suggest a very balanced 50% in large cap, 25% in small cap, and 25% in mid cap. ये ratio I would suggest for a long term investor, that they can keep rotating 25% जो small cap में है, कि वो गेन लिया और निकले, और लॉस लिया या निकले, या गेन लिया चेंज करते रहे स्टॉक्स को। मिड कैप में भी थोड़ा बहुत शफलिंग कर सकते हैं। लार्ज कैप में दे कैन कीप इन्वेस्टिंग,
In fact, they can invest their small cap gains into large cap and keep investing in good companies. IT कंपनीज हो गई, फार्मा कंपनीज हो गई, आपके रिलायंस वगैरह हो गए, एच डी बैंकिंग हो गई, एक आध अच्छे अच्छे बैंक्स हो गए, एक्सिस हो गया, और आपका एच डी एफ सी. In the long term, it will do good. Then, so basic for a long term investor. ओके, बहुत अच्छा एग्जांपल भेजा है मयूर ने, लार्सन का. दिस इज 10 and 20. मयूर, कौन से ये में है? टुक सपोर्ट फ्रॉम 20 and 50. ओके, तो वो 20 के ऊपर ऊपर परफेक्टली तो नहीं चल रहा था, बट मयूर, इफ यू अप्लाई 27 ना, यू विल सी कि वो उसके परफेक्टली ऊपर चल रहा होगा. वेट, आई विल ओपन इन माय चार्ट. 20 कौन सा टाइम फ्रेम है? वीकली है. हम्म. इसमें ये देखो, 27 पे परफेक्ट सपोर्ट, यहाँ पे ब्रेक किया उसने, 50 पे सपोर्ट लिया, ये वो कैंडल होगी हमारी इलेक्शन वाली, एंड अगेन अबव 27. सो इन रियलिटी दिस स्टॉक इज करंटली वर्किंग विद 27 EMA. बहुत सही सेटअप है ये भी EMA वाला, कि 27 के साथ साथ काम करता जा रहा है. और अभी इनफैक्ट एट प्रेजेंट इट इज एट 27 EMA प्राइस. तो ये बहुत अच्छा बाइंग प्राइस है. आपका स्टॉप लॉस भी पास में ही है, 50 टूटा तो मैं एग्जिट करूंगा. और ये अक्यूमुलेशन जोन में है कितने टाइम से, अगर आप ये देखो, इतने टाइम से ये एक ही जोन में है. इसका ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा मूव करना चाहिए. बहुत दुनिया वेट कर रही है कि LT कब मूव करेगा. ऑलराइट, सो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया. कंप्लीट तो क्या, आई जस्ट रिपीट इट, that a long-term investor should have 50% in large cap, 25% in mid cap, and 25% in small cap. Apart from this, this is their equity portfolio. They should invest at least 10% in your gold and silver. At least 10% of what they invest in equity in a month, they should invest at least 10% of that in gold and silver. Silver bees and gold bees can be used for that. Okay, so what else? Next topic देखते हैं. What to see when try. Okay, bottom fishing. बॉटम फिशिंग के तीन चार चीजें हैं. IRM एनर्जी मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था, जब ये वाली कैंडल बनी हुई थी खाली. ये तीन नहीं थी, सिर्फ ये कैंडल थी यहाँ पे. एंड इसमें अगर आप देखोगे तो, 1 सेकेंड. इसका इसके लिए मैं OBV यूज कर सकता हूँ एक तो, कि प्राइस देखो कहाँ पे है, ऊपर से नीचे आ गया एकदम, यहाँ पे इस जगह पे था. एंड OBV कहाँ पे है? एकदम टॉप पे, यहाँ पे था उस टाइम, इस जगह पे. और RSI थी इस जगह पे, यहाँ पे बाउंस ले रही थी नीचे से, बॉटम मोस्ट पॉइंट. तो दिस वाज वेयर आई पोस्टेड IRM कि दिस इज अ वेरी यूनिक चार्ट, और यहाँ से बाउंस करना ही करना चाहिए इसको, क्योंकि OBV वाज एट ऑल टाइम हाई. इट मेड नो सेंस कि OBV बढ़ता ही जा रहा है और चार्ट का प्राइस बॉटम पे है एकदम. इट मेड नो लॉजिकल सेंस टू मी. इस वाली कैंडल पे हमने ये डिस्कस किया था, इस कैंडल पे. और उसके बाद 1 2 3 हफ्ते हो गए हैं, और ये 418 से हाई हैज इट हैज मेड 470.
more than 15% or so in 3 weeks. तो इसमें अब मैंने एंट्री ली है बिकॉज एक तो ओबीवी बहुत ही अमेजिंग साइन है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है लास्ट कर पिछले वीक का वॉल्यूम बहुत अमेजिंग है और आरएसआई बहुत अच्छा बाउंस हुआ है। द सेकेंड थिंग फॉर बॉटम फिशिंग दैट कैन बी यूज्ड इज आरएसआई डाइवर्जेंस। तो आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास कोई हिडन डाइवर्जेंस या फिर वो नहीं है, बुलिश डाइवर्जेंस नहीं थी, बट यहाँ पे हमारे पास थी आपकी बेरिश डाइवर्जेंस पहले। अभी तक ये आरएसआई लोअर हाईज बना रहा था और प्राइस यहाँ पे हायर हाई क्रिएट हुआ था और आरएसआई में लोअर हाई बना था ये एक हाई और ये दूसरा हाई इससे लो बना था। तो यहाँ पे एक हाई और दूसरा हाई इससे हाई बना था। तो ये थी यहाँ इधर इस जगह तक बेरिश डाइवर्जेंस थी और वो बेरिश डाइवर्जेंस बहुत अच्छे से काम करी है। स्टॉक कहाँ से कहाँ पे आ गया है, मिड हाई ऑफ 641 एंड नाउ इट्स एट 404। तो बेरिश डाइवर्जेंस बहुत अच्छी तरह काम करी। बट अब बेरिश डाइवर्जेंस का ब्रेकआउट आने वाला है। जब बेरिश डाइवर्जेंस का ब्रेकआउट आता है तो वो बेरिश डाइवर्जेंस का एंड अनाउंस करता है कि बेरिश डाइवर्जेंस अब यहाँ से खत्म। और सपोर्टिंग में क्या है हमारे पास, सपोर्टिंग में हमारे पास ओबीवी है और प्राइस में क्या है, प्राइस अच्छा बाउंस किया है बॉटम से। तो अभी एकदम बॉटम को मैंने स्टॉप लॉस बनाया है, एंट्री ली है मैंने 10 EMA के ऊपर। और अभी जब ये बढ़ेगा तो ये 10 20 और 27 क्रॉस होंगे। 10 ऊपर जाएगा, 20 10 के नीचे आएगा और 27 सबसे नीचे आ जाएगा। ये ऊपर जाते जाएंगे और लेट्स होप अच्छा चले। इसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला होगा जो ओपनिंग कैंडल का हाई था। तो इतना तो मैं जल्दी एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे और फिफ्थ यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंसेस नहीं है, बट रेजिस्टेंसेस हैं, इसीलिए हमको टारगेट्स भी पता है। इफ आई वांट टू मार्क देम तो पहला ये हो ही गया, दूसरा ये, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर और पांचवा ऑल टाइम हाई। ये सारे एक्चुअली टारगेट्स है एक तरीके से और ये सारे रेजिस्टेंसेस की तरह भी काम करेंगे और जैसे जैसे इनको तोड़ता जाएगा वैसे वैसे वो सपोर्ट्स बनते जाएंगे। सो फॉर फॉर बॉटम फिशिंग दीज आर द ऑप्शंस। ओबीबी नहीं, ओबीवी, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। इसके लिए एक वीडियो भी है जिसमें टेक्निकल सारा सिखाया है मैंने, उसमें ओबीवी अच्छे से सिखाया भी हुआ। ओके सो ये मल्टीपल रीजंस होते हैं कि आरएसआई भी है हमारे पास, आरएसआई डाइवर्जेंस हो या बेरिश आरएसआई का ब्रेकआउट हो, ओबीवी अच्छा लेवल ब्रेकआउट दे रहा हो, स्टॉक बॉटम पे है, तो ये एक बॉटम फिशिंग वाला ही ये लिस्ट हुआ था स्टॉक 480 रुपए पे और अभी ये स्टॉक 458 पे है। तो ये बॉटम फिशिंग ही है एक तरीके से। तो बॉटम फिशिंग हम करते हैं और हम उसके लिए आरएसआई यूज करते हैं, ओबीवी हिंट्स यूज करते हैं और ईएमए ब्रेकआउट्स यूज करते हैं। इसने ईएमए का ब्रेकआउट 10 और 20 का दिया था, 20 सस्टेन नहीं किया बट 20 के जस्ट पास ही है। अगले हफ्ते देखते हैं कहाँ जाता है ये। ओके, व्हाट वाज द नेक्स्ट टॉपिक? विक्स। ओके सो अगर हम विक्स देखें तो उस पे भी है। इंडिया विक्स एक वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है ये। वोलेटिलिटी इंडेक्स का बेसिकली मतलब ये है कि मार्केट में ऑप्शन डेरिवेटिव्स जो हैं, बैंक निफ्टी के मिड कैप निफ्टी भी आ गया, अब उसमें सेंसेक्स भी आ गया, बैंकेक्स भी आ गया। अगर आप अ, ये देखो कि एक स्ट्राइक में उसके बाय और सेल प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो वोलेटिलिटी है बेसिकली। कि अगर एक स्ट्राइक प्राइस है, उसको बाय ऑर्डर जो है उसका वो 50 रुपए का है और जो सेल ऑर्डर है वो 50 रुपए 50 पैसे का है। तो वो जो 50 पैसे का डिफरेंस है
दैट इज वोलेटिलिटी। कि अगर वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, कि जो खरीदने वाले हैं वो बेचने वालों के रेटों पे नहीं खरीदना चाहते, और जो बेचने वाले हैं वो खरीदने वालों के रेटों पे नहीं बेचना चाहते। सो व्हाट हैपेंस, जैसे ही कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, कोई एक, जैसे समझ लीजिए कि 10 सेलर हैं और 10 बायर हैं। 10 सेलर 51 रुपए के हिसाब से कुछ बेचना चाहते हैं, उन्होंने सबने 51 रुपए सेल ऑर्डर लगाया हुआ है। और 10 बायर्स हैं और उन्होंने 50 रुपए पे बाय ऑर्डर लगाया हुआ है, और कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो स्टॉक का प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो 50 रुपए है, 51 रुपए है समझ लीजिए। और वो 51 रुपए पे सेल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट बायर्स उसको 50 पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जो 1 रुपए का डिफरेंस है, दिस इज वोलेटिलिटी। जैसे ही कोई, मैं 11वां सेलर आया कि मेरा तो हो गया भैया पार्ट बुकिंग का टाइम, मैं मार्केट ऑर्डर में सेल कर रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता 51 और 50 से। मैंने मार्केट ऑर्डर सेल लगाया और 50 रुपए वालों के ऑर्डर फिल कर दिए। 50 रुपए पे जिन्होंने बाय ऑर्डर लगाए हुए थे, मैंने उसको मार्केट ऑर्डर पे सेल लगाया तो 50 रुपए पे सेल हो गए। अब एलटीपी जो स्टॉक का था वो 51 रुपीज था, मेरे बेचते ही वो स्टॉक 50 रुपीज का हो जाएगा। एलटीपी होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एक स्टॉक का प्राइस ऐसे ही डिसाइड होता है कि लास्ट प्राइसिंग जिस पे ट्रेड हुआ है वो क्या है। जैसे ही ओके, जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगा कोई, वो प्राइस हो जाता है स्टॉक का। जो बायर्स और सेलर्स हैं जो एग्जैक्ट ट्रेड के ऊपर और नीचे वेट कर रहे हैं, वो वेट करते रहेंगे और प्राइस बीच में रहेगा। जैसे ही जो जीतेगा, प्राइस उसके ऊपर आ जाएगा। एनालिसिस अलग वीडियो में आएगा, इनसाइट अभी एनालिसिस का टाइम तो नहीं हो पाएगा। सारे जो जो स्टॉक खरीदे उनको एनालाइज करेंगे और उसका अलग वीडियो में डाल दूंगा आज रात को ही या कल सुबह। तो विक्स बेसिकली ये डिसाइड करता है कि वॉलेटिलिटी कितनी है मार्केट में। तो सारे जितने इंडेक्सेस हैं जिसमें आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, उनमें जो गैप्स हैं वो डिनोट करता है विक्स। एक तरीके से ऐसे समझने की कोशिश करेंगे तो अगर विक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस में लोग बाइंग और सेलिंग में जो आउट माइंडसेट है लोगों का, बेचने वाले सस्ते में बेचना नहीं चाहते हैं और खरीदने वाले महंगे में खरीदना नहीं चाहते। उस टाइम पे वोलेटिलिटी बढ़ती है, और फिर जब एकदम से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं तो स्टॉक प्राइसेस में गिरावट आती है। क्योंकि जब वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो वो कम प्राइस पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्योंकि जो बेचना हाई पे बेचना चाह रहे थे वो तो बेच नहीं रहे, और कोई आएगा और वो मार्केट प्राइस पे सेल करेगा तो प्राइस नीचे जाएगा। तो तब वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है। और वोलेटिलिटी डिक्रीज कब होती है? जब खरीदने वाले किसी भी प्राइस पे खरीदने को तैयार हैं और वो बेचने वाले प्राइसेस को मार्केट रेट पे खरीदते जा रहे हैं, तो वोलेटिलिटी डिक्रीज होती है। अब विक्स जितना ऊपर जाएगा, इट इज अ साइन ऑफ द मार्केट कि बहुत अप एंड डाउन दोनों साइड पे जैसी मर्जी मूवमेंट आ सकती है, कंट्रोल्ड नहीं होगा वो। तो अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेडर हो और आप अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के रखते हो और वो पास ही है, और वो वोलेटिलिटी इतनी बढ़ी हुई है मार्केट की कि वो प्राइस इतना ऊपर नीचे जंप कर रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस खा के चला जाएगा वो। इसीलिए कितनी बारी लोग, आपने देखा होगा, बोलेंगे कि विक्स बहुत हाई है, स्टे अवे फ्रॉम इंडेक्स। बहुत लोग बोलते हैं लोग कि इंडेक्स ट्रेड्स अभी मत करो क्योंकि विक्स बहुत हाई है, और वो ऊपर नीचे इतने जोर से जंप करेगा कि आपके स्टॉप लॉस टारगेट कब आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट बेसिक नॉलेज ऑफ विक्स आई हैव। इसके ऊपर बहुत बहुत डीप रिसर्च करी जा सकती है और बहुत कुछ इससे पता लगाया जा सकता है। और जस्ट फॉर एग्जांपल, ये जो स्पाइक थी, ये आपकी 2019 इलेक्शंस की स्पाइक थी। तो इस टाइम पे मैंने ये मार्क करके रखा था, ये लेवल, कि ये 2024 इलेक्शन में विक्स यहाँ तक जाना चाहिए। इफ यू सर्च इन द ग्रुप, तो मैंने बहुत महीनों पहले भी बोला था कि विक्स इलेक्शन टाइम पे तो 30 पार करेगा, जबकि टॉप इसका 30 था, और ये इतना बड़ा नीचे भी गया। बट ये जो पीक थी हमारे इलेक्शन पीरियड की, वो 31.7 थी। तो दिस इज समथिंग जो हिस्टोरिकली काम करता है। ये जो इतना बड़ा बुर्ज खलीफा दिख रहा है आपको, ये आपका कोविड पीरियड है, कि इतने जोर से मार्केट गिरी थी कि विक्स 87 पे पहुंच गया था, और फिर इतनी फटाफट मार्केट भागी थी अगले कुछ महीनों में
कि विक्स एकदम नीचे आ गया। दिस इज बेसिकली अबाउट विक्स। नेक्स्ट टॉपिक, सेक्टोरल रोटेशन एनालिसिस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको अगर हम देखो, डिफरेंस बिटवीन पीपल हु अंडरस्टैंड सेक्टर्स, कब किस महीने में क्या चलना चाहिए, किस महीने में फार्मा चलता है, किस महीने में फॉर एग्जांपल आईटी चलना चाहिए, वो मतलब बहुत रिसर्च करते हैं लोग, देखते हैं हिस्टोरिकल डेटा, देखते हैं कि कौन कौन से महीनों में चलता है। मैं वो सब नहीं करता हूँ। मैं सिंपली चार्ट्स एनालाइज करता हूँ। मुझे फंडामेंटल्स नहीं आते हैं, मुझसे आर एंड डी होती नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ट्रेडर हूँ। तो चार्ट्स कैसे देखते हैं? अब हर मेजर सेक्टर का एक इंडेक्स होता है। फॉर एग्जांपल, निफ्टी हमारा कंट्री का इंडेक्स है, मेजर 50 कंपनीज का, विच शोज अस द जनरल आइडिया कि कंट्री कहाँ जा रही है, कंट्री का मार्केट कहाँ जा रहा है। बैंक निफ्टी एक सेक्टोरल इंडेक्स है इंडियन बैंक्स का। तो बैंक निफ्टी में अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छी कैंडल बनी है, जो कि बनी है, बहुत अच्छी कैंडल बनी है, इट इज अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, बहुत जबरदस्त कैंडल बनी है, तो आई विल बी बुलिश कि ओके, बैंकिंग पे बुलिश होना है, क्योंकि बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है। और क्या है इसमें? और अगर हम एनालाइज करके देखें, ओके, इसका भी ब्रेकआउट है, और इस ऊपर से लाऊं, इसका भी ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दे दिया है इसने। और क्या किया है? 27 EMA पे सपोर्ट लेके, 20 EMA पे सपोर्ट लेके, 10 EMA का ब्रेकआउट दिया है। तो देर वी हैव मल्टीपल रीजंस टू बी बुलिश इन द कमिंग वीक्स। अब ओबीवी देखो, तो ओबीवी भी बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, ओबीवी ने भी नियर ऑल टाइम हाई कप एंड हैंडल बना दिया है इसने। तो व्हेन यू हैव मल्टीपल रीजंस एक सेक्टर के चार्ट में, तो आप उस पर बुलिश होते हो। सो राइट नाउ आई एम बुलिश ऑन बैंकिंग। अब ये हो गया आपका निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसने क्या किया है? ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है। आज तक कभी इतना हाई वीकली क्लोजिंग नहीं आई है। 10 EMA से बाउंस दिया है। इसमें ओबीवी नहीं आएगा बिकॉज इसमें वॉल्यूम्स नहीं होते हैं। तो ईएमएस के साथ भी परफेक्टली काम कर रहा है। क्लोजिंग भी बहुत अच्छी दी है, पैटर्न भी बहुत अच्छा है। हम फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी बुलिश हो सकते हैं। निफ्टी आईटी इज द इंडेक्स ऑफ आईटी कंपनीज। निफ्टी आईटी ने कैसा पैटर्न बनाया था? यहाँ पे कप एंड हैंडल बनाया था। इस जगह पर उसने बेरिश आरएसआई, बुलिश आरएसआई, हिडन बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस क्रिएट करी थी। वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ओबीवी को क्लोज कर देते हैं। सॉरी। ओके, सो इस जगह पर उसने बुलिश, हिडन बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस क्रिएट करी थी। कैसे करी थी? देखें जरा। डेली टाइम फ्रेम में करी थी। डेली टाइम फ्रेम में करी थी। सो ये इस जगह पर जब ये बाउंस आया था, तब मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था अराउंड जून जुलाई के टाइम पे कि आईटी बीस को भर लेते हैं, आईटी बीस भर लेते हैं। और मैंने 6-7 स्टॉक्स भी बताए थे कि निफ्टी आईटी के ये मेजर स्टॉक्स हैं, इनको अभी खरीदा जा सकता है। और यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी। एंड पैटर्न क्या था हमारा? कप और हैंडल का बॉटम। हैंडल का बॉटम यहाँ से ऊपर जाना था। तो हमने एक बहुत अच्छी जगह पे परचेजिंग करी थी इस बड़ी कैंडल पे। अब इसने वहां उस पॉइंट से कहाँ तक आ चुका है ये स्टॉक, और अब प्राइस एक्शन क्या है? अब बेसिक बेसिक प्राइस एक्शन अगर मैं देखूं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या है, ये यहाँ पे ये पोल बना, ये फ्लैग बना, और अब ये उसका फ्लैग एंड पोल का वापस ब्रेकआउट आ गया है। डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग कैसी है? ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट है कि नहीं है?
हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट भी है। तो जैसे दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से आप एक सेक्टर पे बुलिश होते हो। वीकली कैंडल कैसी है? बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। और कितने रीजंस चाहिए किसी को भी किसी भी सेक्टर पे बुलिश होने के लिए? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आपको सेक्टोरल एनालिसिस करना है तो आपको सेक्टोरल चार्ट्स देखने हैं। मिड कैप निफ्टी बहुत जबरदस्त क्लोजिंग दी है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल 10 AM में सपोर्ट और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग। स्मॉल कैप ने क्या किया है? स्मॉल कैप ने भी 10 AM में सपोर्ट और हैमर कैंडल बनाई है। फिर अगला कौन सा सेक्टर है? ये स्मॉल कैप 250 है, वो 100 था, इसने भी बहुत जबरदस्त क्लोजिंग दी है। फार्मा इंडेक्स अगेन बेरिश बुलिश इनगल्फिंग कैंडल और ईएमएस से दूर है पर कैंडल इनगल्फिंग है। निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो बहुत टाइम से बहुत स्ट्रेट चल रहा है, पिछले कुछ टाइम से साइडवेज था, अगेन सपोर्ट ले रहा है ये 10 EMA का, तो इट इज एट सपोर्ट और बाउंस कर रहा है। निफ्टी मेटल 27 ईएमए से अच्छा बाउंस दिया है। ईएमए सेटअप है, अगर ये किसी स्टॉक का चार्ट होता तो मैं इसमें यहाँ पे एंट्री लेता, बट ये इंडेक्स का चार्ट है तो ऑटोमेटिकली मीन्स कि मेटल्स आर बुलिश। निफ्टी पीएसयू बैंक्स ऊपर से काफी करेक्ट हुआ है और 50 ईएमए के ऊपर इसने पीएसयू बैंक इंडेक्स ने ग्रीन हैमर क्रिएट करी है, तो बुलिश ही होना चाहिए हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे। निफ्टी ऑयल एंड गैस इज बेरिश। निफ्टी ऑयल एंड गैस ने पिछले हफ्ते बेरिश कैंडल, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई, इस हफ्ते 10 ईएमए का ब्रेकडाउन दे दिया, 20 ईएमए का सपोर्ट लिया है। सो नेक्स्ट वीक वी हैव टू सी कि अब ये ऊपर जाता है वापस 10 ईएमए के ऊपर तो वी कैन बी बुलिश अगेन, बट करंटली इट इज साइडवेज टू बेरिश। निफ्टी एफएमसीजी, एफएमसीजी को कौन ही रोक सकता है, कहाँ जा रहा है सबको दिख ही रहा है। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो ये सारे इंडेक्सेस हो गए अलग अलग आपके सेक्टर्स के। इनकी लिस्ट आपको एनएससी की साइट पे भी मिल सकती है। एनएससी निफ्टी आईटी अगर सर्च करते हैं हम तो ये एनएससी की साइट आती है। इसमें आपको इफ यू गो टू सेक्टोरल इंडेक्सेस, सी दीज आर ऑल सेक्टोरल इंडेक्सेस, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एफएमसीजी, हेल्थ केयर, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस, मिड एंड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आपकी सेक्टोरल हो गए। एंड इफ यू गो टू ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस, तो ये आपके मेजर इंडेक्सेस आ गए हमारे। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, 500, मिड कैप 150, मिड कैप 50, मिड कैप सिलेक्ट। मिड कैप सिलेक्ट इज द इंडेक्स जिसमें इंडिया में आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है मिड कैप में, जबकि इसमें बहुत कम स्टॉक्स हैं। 50 भी नहीं है आई थिंक, कितने स्टॉक्स हैं इसमें? यू गो इनसाइड और यहाँ पे सब हमेशा आपको ये मिलेगी फाइल जिसमें आपको इंडेक्स की सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिख जाएंगे। सो दे आर जस्ट 25 स्टॉक्स इन मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट, सिर्फ ये कंपनीज हैं, जबकि मिड कैप 150 में 150 है, मिड कैप 50 में 50 है। बट जो ऑप्शंस खेल रहे हैं दुनिया मिड कैप निफ्टी वाले, वो सिर्फ इन 25 स्टॉक्स के ऊपर चल रहे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप 250, लार्ज मिड कैप मिक्सचर, मिड स्मॉल कैप 400, और ये सब तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस जिसको आप एनालाइज कर सकते हो। इनके चार्ट्स अवेलेबल होते हैं ज़्यादातर के ट्रेडिंग व्यू में। इंडेक्स चार्ट्स यूजुअली ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होते, कोई कोई होता है, ज़्यादा नहीं होते। निफ्टी निफ्टी ईटीएफ है ना, निफ्टी आईटी नहीं, ये ये धन है, बट इन ट्रेडिंग व्यू आपको इस इंडेक्स वाले सारे चार्ट्स मिल जाएंगे। सो यू हैव टू एनालाइज इंडेक्स चार्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू सी कौन से सेक्टर का कैसा व्यू है। अगर आपको दिख रहा है कि एक बुलिश कैंडल क्रिएट हुई है इस वीक की,
तो यू कैन कीप अ बुलिश आउटलुक फॉर इट फॉर द नेक्स्ट वीक। इस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं सेक्टोरल रोटेशन। हम लोग नहीं, मैं सिर्फ चार्ट्स देखता हूँ। मुझे नहीं पता कौन से स्टॉक कब चलने चाहिए। देखो, एक बेसिक आइडिया होता है सबको कि अच्छा एसी वाले स्टॉक गर्मी में चलेंगे, और सर्दियों में फार्मा स्टॉक्स चलते हैं क्योंकि सबको जुकाम हो रहा है। आई डोंट नो क्या लॉजिक्स हैं सारी, बट ये सब चीजें हैं कि आप सेक्टोरल चार्ट से आप काफी अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि किस सेक्टर का कैसा व्यू है। ओके, सो हम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं आई थिंक। इफ somebody हैज एनी क्वेश्चंस तो वो डिस्कशन ग्रुप में अभी पूछ सकता है, या फिर इफ यू वांट टू टॉक देन प्लीज रिक्वेस्ट फॉर माइक एंड आई विल अप्रूव। काफी कुछ कवर कर लिया हमने, 50 मिनट्स में भी खाली। अश्विनी जी, कमोडिटी मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, और मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कैसे होता है। मतलब मेरा तो ब्रोकर भी ग्रो है, तो ग्रो में कमोडिटी होती ही नहीं है। तो दे आर लाइक कि हम अच्छे बच्चे हैं, हम कमोडिटी नहीं करेंगे। तो कमोडिटी ट्रेडिंग मैंने कभी करी नहीं है लाइफ में, और ना ही मुझे ऑप्शंस में और कमोडिटी फ्यूचर्स में इंटरेस्ट है। The only commodity I invest in is silver bees and gold bees. सर, एनालिसिस करवाओगे यार आप एक एक करके, इस पे ठीक बात नहीं है। ओके, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन हम लोगों ने छोड़ रह गया था टॉपिक हमारा। तो इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैं पर्सनली तो चार्ट्स देखता हूँ। फॉर एग्जांपल, जूम आउट। इंट्राडे लोग बेसिकली यूज करते हैं स्क्रीनर्स के। स्क्रीनर्स में देखा कि किस में 15 मिनट का ब्रेकआउट आ रहा है, किस में 1 वीक का ब्रेकआउट आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और उस हिसाब से आपने ट्रेड्स ले लिए। बट मेरा जो पर्सनल स्टाइल होता है वो कुछ ऐसा है कि मैं चार्ट्स खोल के रखता हूँ अपने स्क्रीन पे, एंड उसमें मेरे को जब दिखता है कि, मैं अभी सेट करके दिखाता हूँ आपको। हम्म। सो इस तरीके से कुछ मैं चार्ट्स खोल के रखता हूँ अपनी स्क्रीन पे। जैसे ये 8 अलग अलग चार्ट्स खुले, मैं ऐसे मेरे खूब सारे टैब्स खुले होते हैं, और मेरे सारे एक्टिव ट्रेड्स जो है ना, ये सबके विंडोज खुली होती हैं। तो मुझे स्क्रीन पे दिन में ऐसे चार्ट्स दिखते हैं। तो जब मेरे को दिखता है कि अच्छा, कुछ अच्छा पैटर्न बन रहा है, फॉर एग्जांपल 361 में यहाँ पर एक आपकी, ये एक फ्लैट जोन था यहाँ पर, इस तरीके से मेरे को दिख रहा है कि बार बार इस लेवल पे आ रहा है, इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। इसको मैं आप बड़ा करके दिखाया था आपको कि इस लेवल पे बार बार आ रहा है और बार बार दिख रहा है। मेरे को ये चीज आपको दिन में दिखेगी, आपकी आंखें इसको पकड़ेंगी कि एक एग्जैक्ट लेवल से बार बार रिवर्स कर रहा है। तो 1080 पे मैंने एक लाइन खींच दी, और एक टेम्परेरी अलर्ट लगा लिया उससे नीचे, या मैंने YSL ऑर्डर क्रिएट करके 1081 पे या 1082 पे लगा के छोड़ दिया। और आप देख रहे हो पूरे दिन उसने ट्राई किया, और जब 2 बजे ब्रेक हुआ तो वो 1080 ब्रेक करके सीधा 1085 पे पहुंच गया, 5 पॉइंट का ये। तो ये गेम था एक ही कैंडल में, ऊपर जितना भी गया हो। लेकिन पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि मैं, मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो स्कैल्पिंग होती है। मुझे 4-5 पॉइंट चाहिए होते हैं, मैं अच्छी क्वांटिटी में ऑर्डर लगा के रखता हूँ कि वो जैसे ही आएगा, एक
स्पाइक बनेगा मैं वहीं पे बुक कर लूंगा, जितना भी मेरा बना, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। और अगर अच्छा चल रहा है तो मैं ट्रेल करते जाऊंगा पीछे। इंट्राडे स्कैल्पिंग तो मैं ऐसे करता हूँ। पर जो बड़े हिसाब से करते हैं लोग, उसके लिए भी ये यूज किया जा सकता है कि आप देख रहे हो कि एक स्टॉक, जैसे ये स्टॉक है, ये आप देख रहे हो कितने टाइम से इसके बीच में चल रहा था, इसके ऊपर आपने ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, वो अब टाइम निकल गया और दिन ही खत्म हो गया, वो अलग बात है, और नीचे आ गया, तो आपका ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो ब्रेकआउट आया ही नहीं दोबारा। ऐसे ही अगर हम कोई और स्टॉक देखें। ब्लू स्टार देख लेते हैं। ब्लू स्टार बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा इंट्राडे सेटअप था ये। इसमें सुबह मॉर्निंग में एक प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ था, और उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल क्रिएट किया था मैंने 1845 पे, कि इसका जब ब्रेकआउट आएगा तब मैं बाय ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट होगा। तो अगेन सेम 2 बार इसने यहाँ पे यही दिया, एंड उसके बाद फिर से ये लेके भी एग्जिट कर सकता था आदमी। देन एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, होम फर्स्ट में किया था मैंने एक स्कैल, होम फर्स्ट में भी बहुत अच्छा सेटअप था। राइट, सुबह यहाँ पे ओपन हुआ था, ये हाई क्रिएट हुआ, उसके बाद नीचे आया रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे लेने के लिए। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल क्रिएट किया, उसके ऊपर गया, अच्छा स्पाइक दिया। कितना स्पाइक था? 1209 टू 1222, ऑलमोस्ट 11-12 पॉइंट का। और इस ट्रेड को आप होल्ड भी करके रख सकता है कोई, कि वो ऊपर ही जा रहा है। कैसे कैसे होल्ड कर सकते हैं? दिख रहा है कि वो 10 ब्रेकआउट दिया था, 10 EMA पे सपोर्ट लिया, ये 10 EMA 5 5 मिनट्स के चार्ट पे है। सो ईएमए से हमारी हर टाइम फ्रेम में काम करती है। यहाँ 5 मिनट्स के चार्ट में ब्रेकआउट दिया, वापस 10 EMA सपोर्ट लिया, और उसके बाद पूरे दिन 10 EMA पे चलता रहा। जब जिसका जितना सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, वो वहां पे बुक कर सकता है। तो मेरा इसको इंट्राडे होम देखेंगे। मेरा इंट्राडे स्कैल्पिंग का तरीका कुछ ऐसा है। बाकी तरीके बहुत सारे, अलग अलग लोगों की स्ट्रैटेजीज होती हैं। एंड स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं उसका तरीका बेसिकली या तो स्क्रीनर्स है। मैं पर्सनली यूज नहीं करता हूँ स्क्रीनर्स, ना मुझे यूज करने आते हैं। बट आई नो इतना कि उसमें 15 मिनट ब्रेकआउट और 1 आवर ब्रेकआउट, डेली ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट के स्क्रीनर्स होते हैं। और उसमें आप उन स्क्रीनर्स से अ, उन स्किनर्स को यूज करके आप देख सकते हो किन में ब्रेकआउट आ रहा है। और फिर उन स्टॉक्स के चार्ट्स खोलिए, ऐसे ही ब्लाइंडली बाय मत करिए, उनको वापस रिट्रेस करने दीजिए किसी ईएमए लेवल पे, देखिए किसके साथ काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल होम फर्स्ट में ये इतना बड़ा स्पाइक आया, वो स्क्रीनर पे अपीयर होने लग गया, तो यहाँ पे नहीं खरीदना है इमीडिएटली देखते ही। आप देखो कि अच्छा 10 EMA से भी बहुत ऊपर चला गया, लेट इट कम डाउन, ईएमए पे आ गया, यहाँ बाय कर लिया जब बाउंस आया, उसके बाद ये मूव कैप्चर हो गया आपका। तो खरीदना हमेशा लॉजिकल तरीके से है। जस्ट बिकॉज स्क्रीनर पे आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके खरीद लो। देखना आपको चार्ट ही पड़ेगा, पढ़ना आना चाहिए चार्ट। उसके बगैर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, कि क्या पता ऊपर चला जाए, क्या पता प्रॉफिट हो जाए। ईटीएफ में ट्रेडिंग, आई डोंट थिंक अच्छा आइडिया है ये, जयराम सर। ईटीएफ एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। ईटीएफ इज अ म्यूचुअल फंड, जस्ट दैट वो म्यूचुअल फंड की तरह आप उसमें एसआईपी नहीं कर रहे हो, वो इंडेक्स पे ट्रेड होने वाला है, म्यूचुअल फंड है। तो आपको नहीं पता कि उसमें जो जो कंपनी है, आईओबी सर, ये कुछ नहीं करना, बेच दो इसको, बेकार है एकदम सेटअप, कोई सेटअप नहीं है आईओबी में। अगर है तो बेच दो, जब चलेगा तब खरीद लो। फिर बार बार एक क्वेश्चन पूछ के कोई फायदा नहीं है ना। सो ईटीएफ में ट्रेडिंग आई वुड नॉट सजेस्ट। ईटीएफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कंपनीज, कोई कंपनी अच्छी करेगी, कोई बुरी करेगी। ईटीएफ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीजें हैं, पर ट्रेडिंग आई डोंट थिंक ईटीएफ में ठीक है। ओके, एजे ने एक क्वेश्चन पूछा था पहले, ये यूजली आई डोंट नो लोगों को क्यों नहीं पता होता,
पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा फीचर होता है कि एक एनालिसिस है जो आप वीकली टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, और एक एनालिसिस है जो आप डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हो। आईओबी जो पूछ रहा था, इनसाइट, आईओबी ने 50 ईएमए पे सपोर्ट लिया है। अब इसके बाद फॉलो अप आएगा और ये ऊपर की ईएमए ब्रेक करेगा तो इसमें एंट्री बनती है। अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो 50 ईएमए ब्रेक कर दे तो आप एग्जिट कर दीजिएगा, और अगर ब्रेक नहीं करे तो होल्ड कर सकते हैं। आगे फ्यूचर में जब चलना होगा इसको, तो ये ऊपर वाले तीनों ईएमए ब्रेक करेगा, उसके बाद ही चलेगा। ओके, सो एक, हाँ, जो क्वेश्चन था वो, में दिखाता हूँ मैं आपको इसको। मैं दूसरे उसमें लेआउट में चले जाता हूँ। हम्म और कोई क्वेश्चन रह गए हो? निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पर बेरिश एनगल्फिंग था, लो ऑल्सो ब्रोकन बट स्टिल अपसाइड, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, इसको क्या होगा? मेरा बेचारा वो इतना ज्यादा ओवरलोडेड है लेआउट, जब वो दूसरा लोड करते हैं तो वो हैंग ही हो जाता है। चलो, हो गया लोड। इसमें निफ्टी पे चलते हैं। इसमें कैसे आ रहा है? राइट। हम्म तो एजे ने पूछा था कि एक हमको ड्राइंग करनी है जो वीकली टाइम फ्रेम पे दिखे, और डेली टाइम फ्रेम पे अलग ड्राइंग करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लेवल क्रिएट करता हूँ, ये। अब ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। किसी भी ड्राइंग पे, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल हो, कुछ भी हो, उसकी सेटिंग्स में जब जाते हैं हम तो स्टाइल होता है, टेक्स्ट होता है, कोऑर्डिनेट्स होता है, और एक ये चौथा ऑप्शन होता है विजिबिलिटी। इसमें ये सारे अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं कि अभी ये सारे टिक हुए हुए हैं, तो वो लाइन हर टाइम फ्रेम पे दिखेगी। और अगर मैं इसको अनटिक कर दूं बाकी सबसे, कि मुझे ये टाइम फ्रेम, ये लाइन सिर्फ वीकली पे देखनी है, तो ये वीकली पे तो दिख रही है, पर मैं डेली में जाऊंगा तो वो लाइन नहीं दिखेगी। अब मैं डेली में एक अलग लाइन क्रिएट कर देता हूँ रैंडमली, ये। और इसकी जो मैं विजुअल सेटिंग्स में जाएंगे और विजिबिलिटी कर देंगे सिर्फ डेली। और एक बारी मैं वीकली भी करता हूँ, तो ये वीकली में गए तो ये नीचे वाली भी दिख रही है हमको, और डेली में आए तो भी दिख रही है, ऊपर वाला नहीं दिख रहा है। पर इसके सेटिंग्स में जाके अगर मैं इसको खाली डेली कर देता हूँ, तो ये अब ये खाली डेली टाइम फ्रेम पे दिखेगा, और वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं दिखेगा। आई एम श्योर वो मेन्यू आपने कई बार देखा होगा, पर उसका मतलब समझा नहीं होगा। तो आज वो पता चल गया। आई होप सुन लिया होगा जिसका क्वेश्चन था ये। माय ईएमएज आर, मैं 5 इंट्राडे के लिए यूज करता हूँ, बट 5 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट आजकल। इंटरेस्टिंग लग रही है, अभी अभी मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी है। 5, 10, 27, 20, 27 एंड 50। आई नो इट वॉज वेरी सिंपल, वो देखा भी होता है, बट वो क्या है कभी ध्यान नहीं दिया होता कि वो इसमें दिखेगा और उसमें क्यों नहीं दिखेगा। यू कैन हैव मल्टीपल एनालिसिस, कि डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस अलग है आपका, वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस अलग है। और आप जो जो लाइन चाहते हो दोनों में दिखे वो दोनों में दिख सकती है, जो लाइन चाहते हो खाली एक में दिखे वो एक में दिख सकती है। ये सब सेटिंग करी जा सकती है। ओके, सो काफी अच्छा खासा सेशन हो गया है। एक पीएसयू बैंक बीस, पीएसयू
बैंक भी अच्छी पोजीशन पे हैं ये। पीएसयू बैंक भी, जैसा कि हमने देखा था कि पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स था वो, अगर आप देखो, पीएसयू बैंक का इंडेक्स बहुत अच्छे सपोर्ट पे है। हैमर क्रिएट करिए 50 ईएमए के साथ। तो पीएसयू बैंक बीज ने भी 50 ईएमए पे सपोर्ट लिया है, बट हैमर क्रिएट नहीं हुई है, बट डोजी क्रिएट हुई है। तो एक एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है उसको एसआईपी करने का। लमसम भी कर सकते हैं यहाँ पे, एसआईपी भी कर सकते हैं। फॉलो अप कैंडल देख लेते हैं एक बारी क्या बनती है। बाकी ये ईएमएस सारी रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगी अभी, बट लोएस्ट पॉइंट आई बिलीव हो गया है। पिछला लो भी ब्रेक किया है इसने। तो ठीक है, आई थिंक 50 ईएमए को स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है पीएसयू बैंक भी। हम्म। आई थिंक अब फिनिश करते हैं, काफी 1 घंटे से ऊपर की रिकॉर्डिंग हो गई है। एंड इफ यू हैव एनी लास्ट मिनट क्वेश्चंस, फटाफट पूछ लो, एंड देन विल एंड द। आईडीबीआई देख लो आप। क्या कह रहे हो? हेलो। आईडीबीआई सर। आईडीबीआई? हाँ। आईडीबीआई अच्छा सेटअप है यार, मैंने अभी एग्जिट किया है पिछले हफ्ते। वीकली का सर देखिए। वीकली है अभी वो। आप एग्जिट किए थे। हाँ, हाँ वीकली आप में। जब एग्जिट किए थे तब हम सोचे कि एंट्री कर लेते हैं, ये बेटर लग हाँ, रहा है बहुत हमको। बहुत अच्छी एंट्री थी वो। और क्या फर्स्ट क्लास कैंडल बनाई है। फॉलो अप देने देता हूँ इसको मैं। ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा इसका, 98.7। और सर इकेसी। क्या? इकेसी का क्या चल रहा है, ये जो इकेसी अभी है। ईकेसी तो अभी घुसे हैं हम। ईकेसी बहुत अच्छा सेटअप है। हाँ। ईकेसी में यहाँ पे कप एंड हैंडल क्रिएट हुआ है, और उसका कप एंड हाँ हैंडल हाँ। का ब्रेकआउट है बेसिकली। जी सर। ये यहाँ से। और न्यूजेन में, न्यूजेन ये न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक जो है। न्यूजन आपने भेजा था ना चार्ट? हाँ सर, मैं फिर भी सोच रहा हूँ इसके आपका व्यू बहुत ही वीक पे। बुलिश है अभी, बट अच्छे ग्रीन कैंडल के बाद थोड़ी रिट्रेसमेंट आनी चाहिए आयुष। ओके सर। ये देखिए, अच्छी ग्रीन कैंडल, 3 वीक रिट्रेसमेंट। अच्छी ग्रीन कैंडल, 2 वीक रिट्रेसमेंट। अच्छी ग्रीन कैंडल, यस सर। रेड के। तो एक अच्छी ग्रीन कैंडल आई है, पर ये एलिवेटेड मोड में ही आई है ना, तो रिट्रेसमेंट आ सकती है। इस ऐसे स्टॉक को ना एंटर करने का तरीका ही यही है कि जब वो सपोर्ट पे है तो घुस जाओ। जब आपको दिख रहा है कि वो कॉन्स्टेंटली ईएमए पे यस सर। काम कर ही रहा है, तो जब वो सपोर्ट पे ईएमए पे जिस हफ्ते भी आता है उसको ले लो। वो भागने के बाद ओके अगर सर। हम लेंगे, वैसे टेक्निकली तो देखा जाए तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। यस सर। ठीक है। पिछले हफ्ते हैमर थी लेकिन रेड थी। इस हफ्ते बहुत अच्छी इसने कैंडल बनाई है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि इस पॉइंट पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल के बाद ही हमेशा 1-2 हफ्ते की रिट्रेसमेंट देता है। सर एक चीज भी हम देख सकते हैं कि ये देखिए अभी वॉल्यूम पे बिल्डअप हुआ है, नीचे देखिए आप तो वॉल्यूम इस पे वॉल्यूम अच्छा बिल्डअप हुआ है। अच्छा बिल्डअप हुआ है, पर इसमें देखो, ये इतनी बड़ी कैंडल थी, वॉल्यूम बहुत अच्छा था। यस सर। फिर हाँ, फिर डाउनफॉल आया है। फिर डाउनफॉल आया ना अगले, मतलब जब भी अच्छी स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बना रहा है ये स्टॉक, उसके बाद ये इमीडिएटली फॉलो अप ग्रीन कैंडल नहीं दे रहा है। और सर इसको थोड़ा पीछे करेंगे आप तो देखिए ये अप ट्रेंड में भी तो है। हाँ है। तो कांस्टेंट अप ट्रेंड में आप लगातार 2 ग्रीन कैंडल्स जब भी आपको दिख रही है ना, वो तब था जब स्टॉक नीचे चला गया था। 2 ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे दिख रही हैं, लेकिन ये नीचे से ऊपर आया है। ठीक है, सर और इसको देखें डेली अगर पे हम देखिए आप, डेली पे। सर डेली डेली पे। पे, डेली पे भी बहुत जबरदस्त सेटअप है। ये कितने परसेंट की सर कैंडल है? इसमें 9% की। सेटअप तो स्कैल्पिंग बहुत अच्छा पोजीशन है बना आयुष। सकते हैं ना सर। हाँ, बना सकते हो, पर इमीडिएटली और भागेगा कि नहीं भागेगा ये मैं कह नहीं सकता हूँ। क्योंकि इसका जो ट्रेंड है ना, वो ये है कि जब भी ये यस सर। वीकली अच्छी कैंडल बनाता है तो ये रिट्रेसमेंट देता ही देता है। तो मे बी ये हो सकता है कि ये जो ऑल टाइम हायर लेवल था ना 1156, यस सर। इसको हो सकता है शायद रिटेस्ट करे। ठीक है सर, ओके मैं अदर अदर तरीके से इसको कंफर्मेशन करूंगा। हाँ, ये येलो लेवल जो है, यहाँ तक शायद यस सर। रिट्रेसमेंट आए। और अगर नहीं आता है और कल चलना ही शुरू हो जाता है तो एंट्री तो तुम ले चुके हो मेरे ख्याल। हाँ सर। एंट्री तो तुम ले चुके हो।
तो टेंशन की कोई बात ही नहीं जी है। सर। 20 ईएमए लेके और ट्रेल करते जाओ। ओके सर। जब 20-25% हो जाएगा तब 10 ईएमए पे आ जाना। ओके सर। ओके। एनालिसिस अलग से करते हैं यार, एनालिसिस मैं करने का मन नहीं है मेरा अभी। और प्लीज, मैं बस ये दो कर रहा हूँ, एक एनसीसी और हेल्थ, ठीक है। जेके पेपर भी कर देते हैं यार, चलो। जेके पेपर, जेके पेपर बहुत अच्छा सेटअप है। जो प्रीवियस हाईज थे ना, जहां से ये बार बार वापस आता है, उसका बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था इसने। और बहुत ही तेजी से ऊपर भागा था। बट वो इतना फास्ट था कि ईएमएस को बहुत पीछे छोड़ दिया था। तो वो वापस रिट्रेसमेंट लेने के लिए आया। यहाँ तक मैंने सोचा था कि आएगी रिट्रेसमेंट, पर ये पूरा ही नीचे आ गया। इनफैक्ट इसने वो हॉरिजॉन्टल भी ब्रेक कर दिया। और हॉरिजॉन्टल ब्रेक करके 5, 10, 20, 27 ईएमए तोड़ के 50 ईएमए के ऊपर इसने एक बहुत बढ़िया हैमर कैंडल क्रिएट करी है। ये एक अच्छी पोजीशन है जहां इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसको, इसका मोमेंटम तभी आएगा लेकिन, जब ये 25 और 10 ईएमए को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। 10 ईएमए के ऊपर अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। अभी इसने 50 कैंडल से बाउंस लिया और 27 ईएमए का ब्रेकआउट दिया है। प्लस हैमर कैंडल है। और ये एक इम्पॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लेवल का ब्रेकआउट है, जो कई कई सालों से, मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस रही है। गुड प्लेस टू एंटर। स्टॉप लॉस इसमें अगर रखना है आपको, इमीडिएट स्टॉप लॉस 50 एएमए को रख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे। जब ऊपर चला जाए तो यू कैन कीप अपग्रेडिंग कि 27 पे आ गए, 20 पे आ गए और 10 पे आ गए जब ये ऊपर चला जाएगा। जेके पेपर हो गया। हैल, हैल ने बहुत ही जबरदस्त रन अप दिया था। और हम यहाँ पे एग्जिट भी कर लिए थे। उसके बाद से ये 20 ईएमए के नीचे नहीं गया है। और 5 और 10 दोनों सब पास में आ गए हैं इसके ईएमए। वी नीड अ ब्रेकआउट कैंडल। पिछले हफ्ते जो है इसने एक ब्रेकआउट कैंडल बनाई थी। पूरी ऊपर तक गया था और ये सब रुक नहीं पाई। और वो पूरी नीचे आ गई और वो डोजी क्रिएट हो गया। और इस हफ्ते अगेन इसने डोजी टाइप कैंडल क्रिएट करी है और ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया। फॉर फ्रेश एंट्री, जब तक ये इसको ब्रेकआउट ना दे, चाहे वो थोड़ी बड़ी कैंडल ही क्यों ना हो जाए, महंगा खरीद लेंगे, लेकिन कॉन्फर्मेशन के साथ खरीदेंगे। बिकॉज अभी ये एक बार नीचे जाके भी ऊपर आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ से ब्रेकआउट ही देगा। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वो 27 ईएमए तक आए और फिर वहां से एक अच्छी कैंडल बना के ऊपर जाए। तो इस पॉइंट पे एंट्री मैं नहीं लूंगा। आई एम वेटिंग कि या तो एक अच्छी कैंडल ऊपर की तरफ दे, या नीचे की तरफ दे और बाउंस कैंडल दे। दैट वुड बी माई एनालिसिस फॉर हैंड। अब खत्म तो होने दो यार, रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे। अभी तो रिकॉर्ड चल रही है, अभी तो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दो। एनसीसी, एनसीसी बहुत सही सेटअप है नमिता जी। और यहाँ पे मैंने एग्जिट ली थी जब इसने, नहीं, कहाँ एग्जिट ली थी मैंने, यहाँ पे एग्जिट ली होगी मैंने कुछ हफ्ते पहले। आई डोंट रिमेम्बर कब एग्जिट ली है इसमें से। तो अभी अच्छा सेटअप है, 10 और 10, 20 ईएमए के ऊपर ऊपर चल रहा है। और लेकिन कुछ टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाए, अच्छी सी कैंडल बनाए तो एंट्री ले सकते हैं। जो होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड करिए आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 20 ईएमए को स्टॉप लॉस बना के इसको ट्रेल करते जाइए और ये चलता जाएगा। अच्छा, कंपनी बहुत अच्छी है, स्टॉक बहुत बढ़िया है ये। चलो, लेट्स एंड इट हेयर। एंड अच्छा वीडियो था आज। सी यू ऑल लेटर एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल एंड कुछ आपको फायदा हुआ होगा। एनालिसिस मत करवाओ यार प्लीज, विल डू एनालिसिस लेटर। विल डू एनालिसिस, मैं चार्ट बना बना के आप भेजो। आई गिव फीडबैक। लाइव एनालिसिस मत करवाओ, इट्स वेरी टायरिंग। चलो, we'll end it here and I'll see you all later. I had a great time. Thank you for this amazing session. Thank you. Thank you.